हेलो, नमस्ते बच्चों। हमारी ये दूसरी क्लास है। इससे पहली वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? शब्द पढ़े थे। आपने उसको रिवाइज किया? एक दो बार और रिवाइज करना पड़ेगा, तब आपको वो ग्रामर के टॉपिक को रिवीजन की आवश्यकता रहती है। अब हम आज का हमारा जो टॉपिक है ये है वर्ण विचार या ध्वनि परिचय। ध्वनि परिचय, वर्ण विचार या वर्णों का वर्गीकरण, ये सब इसके समानार्थी शब्द हैं। इसके अंदर हम लोग देखेंगे ध्वनि का अर्थ एवं ध्वनि की परिभाषा। इसके अंदर हम लोग पहला देखेंगे ध्वनि का अर्थ एवं ध्वनि की परिभाषा, दूसरा ध्वनि की उत्पत्ति, फिर ध्वनि के मूल तत्वों को हम लोग देखेंगे। इसके अंदर उच्चारण में या वर्णों के उच्चारण में प्रयुक्त होने वाले अवयवों को देखेंगे हम। फिर ध्वनि के गुणों पर विचार करेंगे। इसके बाद हम वर्णमाला का वर्गीकरण देखेंगे। हमारे वर्णों में दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। इन दोनों का हम तार्किक वर्गीकरण देखेंगे। आइए हम इसको आगे देखते हैं। हिंदी वर्णमाला को समझने के लिए हम पहले ध्वनि को देखेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। जिस तरह हमारे मानव शरीर के निर्माण के लिए कोश की आवश्यकता रहती है, उसी तरह भाषा के निर्माण के लिए हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। ध्वनियाँ शब्द बनाती है और शब्द के बाद वाक्य का निर्माण होता है और वाक्य के द्वारा भाषा बनाई जाती है। तो हम इन शब्दों का ही तार्किक वर्गीकरण देखेंगे। बच्चों, हम ध्वनि को समझने के लिए सारी जो हमारी उच्चरित सारी आवाजें जो है वो ध्वनि के अंतर्गत आती है। ध्वनि के उच्चारण के लिए हम जो मानव शरीर है, श्वास लेते हैं हम, और उसी को वापस जब हम निकालते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ध्वनि यंत्र और ध्वनि अवयव एक दूसरे से स्पर्श होने के बाद ध्वनि का निर्माण करते हैं। इस तरह से ध्वनि हमारे मुख के द्वारा वापस आगे सुनाई देती है। अब ध्वनि को इस भाषा को ध्वनि के बारे में हम ध्वनि या आवाज, बच्चा जब छोटा होता है तभी से इन सब चीजों को सीखता है। और वर्ण जो है, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है और जबकि इसका उच्चरित रूप हम ध्वनि कहते हैं। जैसे कोई वर्ण है, क है, तो यदि हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो ये ध्वनि है, और यदि हम इसको क को यदि लिख देते हैं तो ये क्या बन जाता है? वर्ण बन जाता है। अब हम वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्य के द्वारा भाषा का निर्माण होता है। वाक्य ही भाषा की अभिव्यक्ति का साधन है। जब हम बहुत सारे वाक्यों को, हमारे मन के भाव, मनोभावों को दूसरे के सामने व्यक्त करना चाहते हैं तो हम भाषा का ही प्रयोग करते हैं, या भाषा को आधार बनाकर हमारा जैसे आपको कुछ चीज़ चाहिए तो आप क्या करोगे? भाषा के द्वारा बताओगे कि भाई हमें ये चाहिए, और वो आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकोगे। हमारे मानव जीवन के अंदर भाषा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण एक ध्वनि है तथा लिपि उससे व्यक्त करने का चिन्ह है।
इस लिखित ध्वनि को मौखिक ध्वनि भी कहा जाता है, क्योंकि हम इसका उच्चारण क्या करते हैं, बोलकर करते हैं, इसलिए सारी मौखिक ध्वनियाँ उच्चारित होती है। इन उच्चारण के लिए हमारे कंठ, जीवा, दंत, ओष्ठ और सारे अवयव, कठोर तालु, छोटा काकल, इन सभी अवयवों का एक साथ ध्वनि के संपर्क में आने से वर्णों का निर्माण होता है। ध्वनि की उत्पत्ति, अब हम लोग देखेंगे ध्वनि की उत्पत्ति। ध्वनि की उत्पत्ति के लिए हमें ध्वनि वायु की मदद से उत्पन्न होती है। जब हम हमारी वायु फेफड़ों में ग्रहण करते हैं और उसे श्वास फेफड़ों से बाहर निकालते हैं तो इसे प्रश्वास कहते हैं। प्रश्वास ही ध्वनि की उत्पत्ति का मूल आधार होता है। अब हम ध्वनि के मूल तत्वों को देखें तो इसके अंतर्गत पहला तत्व आएगा शुद्धता। ध्वनि के मूल तत्वों से आशय है ध्वनि के तत्व जो ध्वनि को अर्थ ग्रहण में मदद करते हैं। हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होती है। जैसे हम वैसे ही जानते हैं कि हिंदी भाषा तो हमेशा शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि यदि हिंदी भाषा के द्वारा यदि भाषा हमारी गलत होती है तो पूरा अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। इसलिए भाषा की शुद्धता पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला पॉइंट हम देखेंगे स्पष्टता एवं सुश्रव्यता। अगला पॉइंट है हमारा सुश्रव्यता। हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, सुश्रव्य होनी चाहिए। जैसे हम क्लास में बैठे हुए हैं तो पहला बच्चा जो हमारी आवाज को सुन रहा है, अंतिम वाला बच्चा भी उस पूरी आवाज को अच्छे से उसको सुनाई देनी चाहिए। इस तरह से सुश्रव्यता, स्पष्टता, हमारी भाषा बिल्कुल स्पष्ट भी होनी चाहिए, क्योंकि यदि भाषा ही हमारी गलत होगी तो अर्थ ग्रहण भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हमें भाषा की स्पष्टता और सुश्रव्यता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला हमारा है तरंगता। ध्वनि के उच्चारण में उतार चढ़ाव का बहुत ही महत्व होता है। यदि हम किस तरह से उतार चढ़ाव के द्वारा या विराम के द्वारा ही हम अपनी भाषा को प्रभावी बना सकते हैं। हम देखते हैं समाचार सुनते हैं तो समाचार के अंतर्गत विराम के द्वारा ही हमें समाचार की गंभीरता के बारे में पता चलता है। तो तरंगता के द्वारा हम हमारी भाषा को भाव ग्रहण युक्त बना सकते हैं। उच्चारण में प्रमुख अवयव, प्रयुक्त अवयव। भाषा के उच्चारण में किन किन अवयवों की आवश्यकता रहती है, इसको हम देखें। ध्वनि के उच्चारण में जिन अवयवों का स्थान प्रमुख रहता है उनमें हमें श्वास नली, भोजन नली, स्वतंत्रिका, कोमल अली। कोमल अली का अर्थ होता है छोटी जीवा। जो हम हमारा मुख विवर खोलेंगे तो उसके अंदर आपको ऊपर की तरफ एक छोटी सी जीवा दिखाई देगी, उसे कोमल अली कहा जाता है। कंठ तो आप जानते ही हो, हमारे उच्चारण में जो ध्वनि होती है कंठ के माध्यम से ही बाहर आती है। तालु, हमारे जीभ जो ऊपर की तरफ टच होती है, जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ ऊपर की तरफ स्पर्श करती है, वो तालु कहलाता है। वो कोमल
तालु को भी हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, कोमल तालु, कठोर तालु, मूर्धन्य। ये सब हमारे मुख विवर के ऊपर की तरफ आए हुए रहते हैं। मूर्धा, वत्स, नासिका को आप जानते हो, अम और अह के उच्चारण के लिए हम नासिका का प्रयोग करते हैं। ओष्ठ, जिह्वा, ये सभी के सहयोग से ध्वनि का उच्चारण होता है। अब हम ध्वनि के गुणों को देखेंगे, तो ध्वनि के गुणों को हम देखेंगे तो इसके अंतर्गत मात्रा, सार्थक ध्वनि के उच्चारण में जिह्वा, ध्वनि के गुणों में पहला गुण देखेंगे, सार्थक ध्वनि के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। हम कोई भी वर्ण के उच्चारण में जितना समय लगता है वो मात्रा के अंतर्गत आता है। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण निम्न रूप से किया जाता है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ध्वनि के गुणों को देखें। अब हम ध्वनि के गुणों को देखते हैं, तो इसमें पहला है मात्रा। मात्रा किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। मात्रा के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत, जैसे कि नाम से ही हम जानते हैं कि ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे, कम से यहाँ तात्पर्य है एक मात्रा का समय लगे, उसे हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, ऐसे सारे वर्ण किसके अंतर्गत आएंगे? ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आएंगे। जैसे इसके अंदर हम देखेंगे अ, ई, उ और री। ये 4 वर्ण ऐसे हैं जो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। इन सभी के उच्चारण में हमें एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए ये सभी ह्रस्व स्वर है। दूसरा हमारा वर्गीकरण, मात्रा के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा हमारा वर्गीकरण है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, जैसा कि नाम से ही हम देख रहे हैं, दीर्घ का अर्थ होता है ज्यादा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में दुगना समय लगता है, किससे दुगना? ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये सारे वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रकार हमारा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ओम। ओम जो है, ओम के उच्चारण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अधिक समय लगेगा, 3 मात्राओं से अधिक समय लगेगा, इसलिए हम इसे प्लुत स्वर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे ओम को बोलते वक्त हमें काफी लंबा तान खींचना पड़ता है, इसीलिए हम इसे प्लुत स्वर के अंतर्गत रखते हैं। अगला हमारा ध्वनि के गुण के अंतर्गत देखेंगे स्वर या लय। भावानुसार उतार चढ़ाव के साथ बोलना ही लय या स्वर कहलाता है। हम लोग देखते हैं जब गुस्से में होते हैं तब हमारी भाषा कैसी हो जाती है ना, हमारी भाषा में बहुत तेवर आ जाता है। और जब हमें कोई काम हो या मम्मी से कोई चीज़ लेनी हो तो हमें क्या करना पड़ता है? बहुत मीठे स्वर में बोलते हैं। तो यही हमारे भाव के अनुसार जो हम अपनी भाषा को व्यक्त करते हैं, यह स्वर या लय कहलाता है। इसके बाद अगला है बलाघात।
शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे हम बलाघात कहते हैं। इन बलों कि जब कोई हम अपनी इम्पोर्टेंट बात होती है तो उसे हम बल के द्वारा कहते हैं। यही भाषा के अंदर भी बलाघात के द्वारा हम वर्णों का प्रयोग बलाघात के द्वारा हम अपने वर्ण के अर्थ प्रदर्शित करते हैं। विराम, अगला है विराम। विराम जैसे विराम का अर्थ होता है रुकना। बोलते समय ध्वनि के बाद, जब एक ध्वनि के बाद अब दूसरी ध्वनि आती है तो हम उसके अंदर विराम लेते हैं। यही प्रक्रिया हम शब्दों के अंदर भी करते हैं। जब वाक्य बोलते हैं तब जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, वाक्य की संरचना किससे होती है? शब्द से। यदि हम शब्द बोल रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर एक शब्दों या वर्णों के अंदर हमें विराम लेना पड़ेगा और विराम के द्वारा ही हम अपनी भाषा को ग्राह्य बना सकते हैं या उसके अर्थ को प्रदर्शित कर सकते हैं। एक ध्वनि के उच्चारण के बाद दूसरी ध्वनि के लिए हमें रुकना पड़ता है, यही विराम कहलाता है। वर्णमाला का वर्गीकरण। वर्णमाला के वर्गीकरण को हम देखेंगे। हमने वर्णों को देखा। वर्ण किसे कहते हैं? वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या होता है? वर्णमाला होती है। व्यक्ति विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न करता है। इन ध्वनियों से वर्णों का निर्माण और भाषा की संरचना होती है। इन्हीं वर्णों का समूह वर्णमाला कहता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। हिंदी भाषा की वर्णमाला को हमने 2 वर्गों में बांटा है। पहला स्वर ध्वनियाँ और दूसरी व्यंजन ध्वनियाँ। पहली देखेंगे हम स्वर ध्वनियाँ और दूसरी व्यंजन ध्वनियाँ। इस तरह हमने 2 वर्गों के अंतर्गत इसे बांटा है। स्वरों के अंतर्गत कितने वर्ण होते हैं? 13 वर्ण होते हैं। स्वरों के अंतर्गत 13 स्वर होते हैं। इनमें 2 अयोगवाह 11 तो वर्ण होते हैं इसके अंतर्गत, और दूसरे क्या होते हैं? अयोगवाह ध्वनियाँ होती है। अयोगवाह ध्वनि कौन सी होती है? अम और अह अयोगवाह ध्वनियाँ होती है। जो हमारी ध्वनियाँ हैं इनको हम देखें। मूल स्वर, इसको हम सबसे पहला हम मूल स्वर के अंतर्गत स्वरों के वर्गीकरण में सबसे पहला होगा मूल स्वर। मूल स्वर के अंतर्गत जिनसे हमारे सारे वर्ण निर्मित होते हैं वो मूल स्वर होते हैं। आ, ई, उ और ऋषि क्या है? मूल स्वर है। जब दूसरे स्वर है संयुक्त स्वर। ए, ओ, औ, ये 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, इसलिए हम इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। अब हम देखेंगे व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन क से लेकर म तक के सारे व्यंजन की परिभाषा क्या है? कि जिन्हें स्वतंत्र ध्वनियाँ सारी व्यंजन कैसे होते हैं? व्यंजनों को स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है, जबकि स्वरों को हम कैसे करते हैं? बिना स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। व्यंजन को हम क से लेकर म तक के जो 25 व्यंजन है वो सारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इन स्पर्श व्यंजनों को हमने अलग अलग वर्गों में विभाजित किया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ण। क वर्ग के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग और घ वर्ण। च, उसके बाद अगला वर्ग है च वर्ग। च वर्ग के अंतर्गत 5 वर्णों का समावेश होता है। च, छ, ज, झ, य। क वर्ग है, ये
इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। जबकि त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? व्यंजनों को हमने अलग अलग वर्गों के अंदर बांटा है। क वर्ग के अंदर क ख ग घ ण वर्णों का समावेश होता है। च वर्ग के अंदर च छ ज झ य वर्ग का समावेश होता है। ट वर्ग के अंदर ट ठ ड ढ ण का समावेश है। त वर्ग है य त थ द ध न का समावेश होता है इसके अंतर्गत। और प के अंदर प फ ब भ म का समावेश होता है। अब हम अंतस्थ व्यंजनों को देखेंगे। अंतस्थ व्यंजन के अंदर य र ल व आते हैं, इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन श श श ह श श स ह ऊष्म व्यंजन है। अब हम संयुक्त व्यंजनों की और इसके अंदर अगला वर्ग आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन श त्र य श्र है। इनको हम देखेंगे तो श के अंतर्गत क और श मिलकर इस क्षत्रिय वाले का विभाजन करें तो हम इसका वर्ण विच्छेदन करें तो इसके अंदर क हलंत श है और प्लस अ, क हलंत श हलंत और अ के साथ अ के मेल से क्षत्रिय वाला बनता है। र को देखें तो त प्लस र प्लस अ से त का निर्माण होता है। यह ज्ञानी वाला के अंतर्गत इन 3 वर्णों के द्वारा यह ज्ञानी वाला बनता है। श्रमिक वाले के अंदर श र और अ तीनों का समावेश के द्वारा श का निर्माण होता है। हिंदी वर्णमाला का आज हम यहीं तक व्यंजनों के वर्गीकरण तक पढ़ेंगे। अगले हिंदी वर्णमाला का तार्किक वर्गीकरणों को हम अगली कक्षा में देखते हैं। अच्छा, धन्यवाद।